आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो 4 के वार में आज हम आपको बताएंगे 4 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर रहेगी। और सबसे पहले बात करेंगे 29 जनवरी को होने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। इस बैठक में क्या रहेंगे मुद्दे और क्या होगा इसका एजेंडा, विस्तार से बातचीत होगी इस खबर पर। लेकिन अगली खबर बताएंगे मेरे सहयोगी अमृता। बिल्कुल 4 के वार में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बताऊंगी आपको बागेश्वर धाम पर मचे सियासी बवाल के बारे में। बागेश्वर महाराज को लेकर देश की सियासत दो गुटों में बटी नजर आ रही है। कोई उनका समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगली खबर बताएंगी आपको मेरी सहयोगी आयुषी। नमस्कार, 4 के वार में मैं आयुषी। बात होगी जम्मू में हुए धमाकों की। एक बार फिर जम्मू की धरती आतंकी धमाकों से दहल उठी है। अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी महिमा। जी बिल्कुल, देखिए तो 4 के वार में मैं आपको बताऊंगी पीएफआई पर एनआईए के खुलासे के बारे में विस्तार से जानकारी आपको दूंगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है और इस साल की ये पहली मंत्रिपरिषद की बैठक है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट पेश होने से ठीक पहले ये बैठक होगी, जिसमें कि कुछ मंत्रालयों के कामकाज को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही G20 के भारत की अध्यक्षता के मद्देनजर देश भर में साल भर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर के तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में कार्यक्रम में जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब केवल 400 दिन ही बचे हैं और ऐसे में यह बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है। खबर यह भी है कि इस बैठक में मंत्रियों को कई तरह के हिदायतें दी जा सकती हैं, जिसमें कि अपने स्टाफ को लेकर के सतर्क रहने को कहा जा सकता है। दरअसल हाल ही में कई मंत्रियों के 2 दर्जनों से अधिक वरिष्ठ स्टाफ की छुट्टी कर दी गई थी। ऐसा उनके कामकाज के बारे में शिकायतें मिलने पर किया गया था और मंत्रियों से कहा जा सकता है कि वे अपने स्टाफ पर नजर रखें और किसी तरह की गड़बड़ी न होने दें। समय समय पर मंत्रियों के स्टाफ का पार्टी की ओर से ओरिएंटेशन होता रहा। 1.5 महीने पहले ही बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने स्टाफ का एक ऐसा ही ओरिएंटेशन कोर्स किया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट सत्र से जुड़े मुद्दों पर मंत्रियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, मंत्रालयों के कामकाज को लेकर के प्रेजेंटेशन देने की बात की जा रही है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? देखिए, ये वाली बैठक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है। एक तो इस साल की पहली बैठक है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो कारण है वो ये है कि 400 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी मंत्रियों को एग्रेशन बढ़ाने की बात कही जाएगी और परफॉर्मेंस की बात कही जाएगी। आपने अभी एक बात कही कि कई सारे जो निजी सचिव हैं उनको अभी हटाया गया है और अब हिदायत दी जाएगी। किसी भी तरह की आपकी छवि खराब, चाहे वो किसी मंत्रालय से संबंधित हो, किसी मंत्री की हो या मंत्री के पीए की, प्रधानमंत्री की जो ये बैठक है इसमें 2 टूक बात होगी कि किसी की भी छवि खराब अगर सरकार की छवि को अफेक्ट करेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि ये आखिरी बार और बहुत ज़्यादा ठोक बजा के प्रधानमंत्री मोदी कहने वाले हैं कि इस बार जो भी अगर अपने घर पे बैठा है और घर के बाहर नहीं निकल रहा, जनता के बीच में नहीं जा रहा, योजनाओं की बात नहीं कर रहा है, चाहे वो आपके मंत्रालय की हो, प्रधानमंत्री की मोदी योजना की हो, अगर आप जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसका कहने का मतलब इसलिए भी है क्योंकि ये माना जा रहा है कि मार्च के बाद, जो बजट सत्र के बाद अप्रैल के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब वो छोटा होता है या बड़ा, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 5 बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग घर पे। राजनाथ सिंह के घर पे हो चुकी है, उसके अलावा अमित शाह के घर पे हो चुकी है, जेपी नड्डा के घर पे हो चुकी है। और इसमें काफ़ी सारा ये जिस्ट निकाला गया है कि कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको संगठन में लाना है। अब वो परफॉर्मेंस बेसिस की वजह से लाना है या उनकी संगठनात्मक क्षमता की वजह से लाना है। तो ये मंत्रिपरिषद की बैठक में छवि को लेकर, कमर कसने को लेकर, एग्रेशन को लेकर और ये 400 दिन ये बोला जाएगा कि आप मान लें कि चुनाव सर पर है और इन 9 राज्यों के साथ साथ आपका टारगेट 2024 है 160 सीटों को लेकर। और फिर जैसा प्रेजेंटेशन की बात की थी कि क्या होता है, अक्सर हम एक बात कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही किसी भी सरकार की सड़क, पानी, बिजली, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, या महंगाई, दाल, रोटी, और ख़ास तौर पे बात करें तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये कहा जाएगा कि आप अब पब्लिक को ये कन्विंस करें कि क्योंकि मोदी सरकार थी इसलिए ये सारी सहूलियतें थी, अगर मोदी सरकार नहीं होती तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये तमाम बात को लेकर अब जनता के बीच में उतरना होगा, एग्रेशन के साथ उतरना होगा
और अब मिनट टू मिनट, डे टू डे मॉनिटरिंग मंत्रालय की पहले भी होती आई है, लेकिन अब इंडिविजुअल मंत्री की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि कैसे वो संगठन को भी संभाल रहा है, अपने क्षेत्र को भी संभाल रहा है। क्योंकि जो ये 160 सीटें हैं जिनको चयनित किया गया है, जाहिर तौर पे वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रभारी राजस्थान के मंत्री बीजेपी के लगे हुए हैं, तो ऐसे में उन सबको ये कहा जाएगा कि आपका फोकस संगठन और सरकार में बराबर होना चाहिए। और क्योंकि 400 दिन का टारगेट है, तो ये मंत्रिपरिषद की बैठक इस साल की पहली बैठक होगी, बड़े फैसले हो सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसमें वार्निंग के साथ साथ, हिदायतों के साथ साथ टारगेट तय कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस बैठक में क्या कुछ खास होगा इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया बहरहाल अदिति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई लोग उनसे लगातार प्रमाण मांग रहे हैं, तो कुछ लोग उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और इस सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने बागेश्वर सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पर सियासी घमासान, कहीं समर्थन कहीं विरोध। समर्थन में आए विजयवर्गीय। ये इस प्रकार के ऊपर आरोप लगाना मिथ्या है। लखमा ने किया चैलेंज। अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। आते जो ढापटे करो, आते जो ढापटे करो, और तेज माल लगाओ, और तेज माल लगाओ इन प्रेतों को। जो नहीं भी जानता होगा वो भी इन्हें जान गया है, क्योंकि देश में इस समय चारों तरफ इन्हीं की चर्चे हैं। भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। चुटीला अंदाज और बेबाक बयान, कुछ ऐसी है बागेश्वर महाराज की पहचान। और अब यही बागेश्वर महाराज सवालों के घेरे में है। वही जब बागेश्वर धाम पर सवाल उठे तो आम जनता से लेकर सियासतदारों तक दो गुट में बंट गए। कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं तो कई विरोध में भी आए। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। बागेश्वर महाराज पर चल रही सियासत के बीच अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी बाबा के समर्थन में कूद पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाने वालों से सीधा सवाल किया कि आखिर हर बार सनातन धर्म पर ही सवाल क्यों उठते हैं। स्वामी रामदेव भी बाबा का समर्थन कर चुके हैं। उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसने प्रश्न चिन्ह उठाए? रही बात सनातन धर्म की, ईसाई कितना पाखंड करते हैं, मुस्लिम मुल्ला मौलवी कितना पाखंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा चल रही है। रोजाना उन्हें सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी बाबा को चैलेंज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर धर्मांतरण हो रहा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप पंडित का काम छोड़ दीजिए। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है, सही पता चलेगा। दरअसल बागेश्वर धाम को लेकर चल रहा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की तरफ से चुनौती दी गई, जिसे बाबा ने खुले मन से स्वीकार किया, जिसके बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में है। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा चल रही है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और रायपुर से हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे।
अखिलेश, हम देख रहे हैं तस्वीरें और देख रहे हैं बयानात जो लगातार सामने आ रहे हैं। इन बयानात को देखें तो कहीं समर्थन मिल रहा है और कहीं पुरजोर विरोध हो रहा है, और अब लगातार सियासत की शमूलियत इसमें बढ़ती जा रही है। तमाम सियासतदान भी इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। कोई यहाँ पर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है तो कोई इस मामले को भुनाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी बयानबाजी चल रही है उसी बीच में आज दूसरे दिन का दरबार भी सजा, और जो कवासी लखमा धर्मांतरण को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे, आज बाबा ने रिवर्स चैलेंज मार दिया। उड़ीसा के 4 लोगों को आज उन्होंने घर वापसी कराई है, यानी क्रिश्चियन से हिंदू बनवाया है। तो आज उन्होंने कवासी लखमा जिस चीज़ पर सवाल कर रहे थे उसका जवाब दे दिया। साथ ही साथ आज फिर उन्होंने पत्रकारों के जरिए अपनी सिद्धि को साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर ये दिखाया है कि देखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो कैमरे के सामने लाइव है और कोई सेटिंग की गेटिंग नहीं है। तो बाबा अपनी जगह डटे हुए हैं, बाबा जो कर रहे हैं सामने कर रहे हैं, और विरोधी और समर्थक आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, देखिए विरोधी और समर्थक आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दरबार इस बीच चाहे कितना भी विवाद हो रहा है, दरबार लगातार सज रहा है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, उसमें कोई कमी आ रही है? वहां पर माहौल में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप, या वो स्थितियां जो हैं, वो परिस्थितियां जो हैं, वहां पर हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई वहां पर फर्क नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जहाँ तक समर्थकों की बात है, कल अगर 4,10,000 लोग पंडाल में मौजूद थे तो आज पंडाल के बाहर तकरीबन 50 से 60,000 लोग एक्स्ट्रा थे, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। ख्याति बाबा की बढ़ रही है, जितना विवाद हुआ उससे बाबा को लाभ हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं। और बाबा जो है साफ तौर पर पहले से ज़्यादा फेमस हो गए, और पूरा नेशनल मीडिया, भारत 24 के साथ साथ तमाम नेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा है। वो खुद भी हमसे ये बात कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से पूरा नेशनल मीडिया मुझे कवर कर रहा है, मुझे तो वैसे ही ख्याति मिल गई। दूसरी बात यह है, जैसे मैं बता रहा था कि आज मंच पर हमने देखा कि जो अंधश्रद्धा की बात होती है, जो मानव उठा रहे थे, कुछ वैसा नज़ारा भी दिखा। आज भूत प्रेत बाधा दूर करते नजर आए बागेश्वर सरकार, और ये अपने आप में ऐसी चीज़ है जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे। लेकिन वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा के उपाय कर रहा हूँ मैं, अलग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे इष्ट जो है हनुमान जी वो सारी कृपा कर रहे हैं। तो दरबार आज लगा था, 2 ही दिन का दरबार था, अब रामकथा ही होगी, यानी कि दिव्य दरबार जिसके लिए वो फेमस हैं, आज खत्म हो गया, और कल और परसों अब रामकथा केवल होगी। लेकिन बाबा ने नागपुर से जो आवाजें उठी थी उनको चुनौती जो चलिए अखिलेश, कहा जा सकता है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि ख्याति और प्रसिद्धि और ज्यादा बड़ी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बता दें, ब्रिजभूषण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जवाब, खेल मंत्रालय को WFI का जवाब मिला है। आपको बता दें, यौन शोषण के आरोपी निराधार, WFI का ये कहना है। बता दें, WFI को किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। प्रदर्शनकारियों का धरना एक बड़ी साजिश का हिस्सा, ये कहा गया है WFI के द्वारा। बड़ी अपडेट यहाँ पर, रेसलिंग जो खिलाड़ी हैं, जो लगातार आरोप ब्रिजभूषण पर लगाते हुए आ रहे थे, यौन शोषण का आरोप उनके ऊपर लगा था, मानसिक शोषण का आरोप उनके ऊपर लगा था, और ऐसे में अब WFI का कहना है कि ये आरोप निराधार है, यौन शोषण के आरोप बिल्कुल निराधार है। तो ऐसे में ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आई है। कल करीब 7 घंटे तक बैठक चली थी खेल मंत्रालय के साथ खिलाड़ियों की, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अध्यक्ष पद से ये नहीं कह सकते कि हटाया जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे ब्रिजभूषण। और ऐसे में अब बड़ी अपडेट ये है कि WFI ने कह दिया है कि आरोप निराधार। जम्मू के नरवाल में आज एक के बाद एक लगातार 2 धमाकों से हड़कंप मचा हुआ है। इन धमाकों में 7 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं धमाकों की वजह पता करने की कोशिश करी जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आतंकी धमाकों से दहली जम्मू की धरती। क्या वो धमाका जो उधर जाके हुआ है, वो मेरे से कोई 100 फुट आगे जाके हुआ है। अच्छा, तो कितना बड़ा धमाका? बड़ा धमाका, बड़ा जोरदार था। हमने सोचा कोई टंकी फट गई या टायर फट गया, लेकिन जब धुआं देखा मैं टायर नहीं फटा, कुछ और हुआ होगा। एक के बाद एक 2 धमाकों से मचा हड़कंप। जो ऊपर जाके देखा ब्लास्ट हो गया बम, गाड़ी में महिंद्रा गाड़ी में पड़ा था, मेरे हिसाब से कोई 20-25 पीस हो गए गाड़ी के। तो कितने उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरा ही फट गया। कई लोग घायल, अलर्ट पर जांच एजेंसी।
जम्मू की धरती पर एक बार फिर आतंकियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। नरवाल में एक के बाद एक धमाके में करीब 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में खड़ी गाड़ियों में 15 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए। पहला धमाका 11:05 पर हुआ और दूसरा 11:20 पर। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। धमाकों के बाद पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और वाहनों की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी ने भी धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं एनआईए को पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 7 नंबर यार्ड में उसमें एक जोरदार धमाका हुआ है और वहाँ पे जो कुछ लोग काम कर रहे थे, 5 से 6 लोग जख्मी हुए हैं। उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया, शिफ्ट किया गया और उसके ठीक 15 से 20 मिनट के बीच में दूसरा धमाका हुआ। 10-15 मिनट के दूसरा धमाका उसी गाड़ी में हुआ कि दूसरी किसी? वो हुआ है कबाड़ में। एक कबाड़ी की गाड़ी पड़ी हुई थी, उस गाड़ी में हुआ है और वो बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। यहाँ एक लड़की जख्मी हुई है। अच्छा, उसको भी हॉस्पिटल लेके जाया गया है, उसकी भी हालत क्रिटिकल है। देखते हैं, अभी पता नहीं चल पाया कि ये कैसे हुए हैं, आईडी धमाके हैं या क्या है। अब तो इसके बारे में तो प्रशासन ही बता पाएगा। रिपब्लिक डे और भारत जोड़ो यात्रा के चलते जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये धमाके जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के 2 दिन बाद हुए। हालांकि ब्लास्ट वाली जगह यात्रा से करीब 58 किलोमीटर की दूरी पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंच गई। गुरुवार को उन्होंने पठानकोट में जनसभा की, जिसके बाद फिरोजपुर कला से लखनपुर के रास्ते वो कठुआ में एंटर हुए। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले ही सुरक्षा एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया था। इसमें राहुल को भारत जोड़ो यात्रा में पैदल न चलने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे सहयोगी सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जांच कहां तक पहुंची? जो लोग इस धमाके में घायल हुए उनकी स्थिति किस तरह की बताई जा रही है? और साथ ही ये भी बताइएगा, बैक टू बैक 2 धमाके हुए थे जिससे हड़कंप मच गया था, अभी स्थिति कैसी है वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो पूरा एरिया कॉर्डन अप किया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना जो है वो वहाँ पे तैनात है। और इसके साथ साथ ही जो इंजर्ड हैं, अब जख्मी जो लोग हैं उनकी संख्या 9 हो गई है और 1 से 2 जो जख्मी हैं उनकी थोड़ी हालत क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है। जांच की जहां तक बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए और तमाम जो फॉरेंसिक टीमें हैं उन्होंने वहां पे पहुंचकर तमाम सबूतों को इकट्ठा किया। एनआईए जो है वो अब इस मामले की जांच कर रही है। और ये भी आपको बताएं कि 26 जनवरी के मद्देनजर और भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर जो है वो इस हमले को जोड़ा जा रहा है, इस हमले को देखा जा रहा है। और ये भी आपको बताएं कि अभी 2 दिन के बाद जो है वो करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पे धमाके हुए, वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर सतवारी में राहुल गांधी जो है वो उनकी एक रैली होगी। तो ये तमाम कड़ियों को जोड़कर जो है वो देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये 26 जनवरी में खलल डालने के लिए और भारत जोड़ो यात्रा को जो है वो खलल डालने के लिए इन धमाकों को जो अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सा संगठन इसके पीछे शामिल था या आईईडी जो है वो इस पे लगाया गया। तो ये तमाम चीजें अभी पुलिस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली खबर हमारी सहयोगी महिमा बताएंगी। जी बिल्कुल, देखिए तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे और कर्नाटक से आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। दरअसल कर्नाटक में 26 जुलाई 2022 को बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब एनआईए ने कार्रवाई की है। एजेंसी ने बैंड संगठन पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की। बीजेपी नेता की हत्या का खुला राज, हत्या में पीएफआई का हाथ। एनआईए चार्जशीट में पीएफआई सदस्यों का नाम। 26 जुलाई 2022 को हुई बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। वो इसलिए क्योंकि इस मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने बैंड संगठन पीएफआई के 20 सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में बताया गया कि इन सदस्यों को कुछ समुदायों,
समूहों से संबंधित व्यक्तियों और नेताओं की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने के लिए हथियार निगरानी तकनीक की ट्रेनिंग दी गई। संगठन की बैठक में जिला सेवा दल के हेड मुस्तफा पचर को निर्देश दिया गया था कि वे किसी विशेष समुदाय के प्रमुख सदस्य की पहचान करें और उसे निशाना बनाएं, जिसके बाद 4 लोगों की पहचान की गई और उनमें से प्रवीण नेतारू को निशाना बनाया गया, जो बीजेपी युवा मोर्चा के मेंबर थे। उन पर घातक हथियारों से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। वही एनआईए की जांच में पीएफआई को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में बैन संगठन पीएफआई का एजेंडा भी सामने आया। पीएफआई की कोशिश समाज में आतंक, सांप्रदायिक घृणा और अशांति फैलाने की थी। पीएफआई का टारगेट 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। अपने लक्ष्य को अंजाम देने के लिए गुप्त टीमों का भी गठन किया गया, जिनका नाम सर्विस टीम या किलर स्क्वाड रखा गया। चार्जशीट में शामिल 20 लोगों में से 6 फरार हैं, जिनकी सूचना देने पर इनाम की भी घोषणा की गई। 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे इलाके में बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का भारत दौरा है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर 24 और 26 जनवरी तक भारत दौरा होने वाला है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी होंगे राष्ट्रपति सीसी। 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी का आएगा डेलीगेशन। 4 जनवरी को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजकीय भोज में शामिल भी होंगे। राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारतीय व्यापार समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। सीसी के दौरे से साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का भारत दौरा, कृषि रक्षा के मुद्दों पर दिख सकता है फोकस। मिस्र के भारत के रक्षा हथियारों में रुचि के भी संकेत हैं। एससीए तेजस रडार आकाश मिसाइल प्रणाली में रुचि के संकेत हैं। डीआरडीओ के सम्राट एंटी एयरफील्ड वेपन में रुचि दिखी है। कृषि में भारत ने पिछले साल 61,000 टन गेहूं निर्यात किया था और रूस यूक्रेन संघर्ष में मिस्र को भारत ने दिया था गेहूं। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीसी। और इसी के साथ आपको बता दें, आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के चराइदेव मैदान पर केंद्र का बड़ा फैसला। बता दें, अहोम साम्राज्य के चराइदेव मैदान पर बड़ा फैसला सामने आया। विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का भेजेंगे प्रस्ताव। यूनेस्को को केंद्र सरकार भेजेगी ये प्रस्ताव। देश भर के 52 अस्थायी स्थलों में से एक है चराइदेव मैदान। चराइदेव मैदान का पीएम मोदी ने खुद किया है चयन।
तो चलिए वक्त हो चला है 4 के बार में एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।